गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हालचाल? सभी का हालचाल बढ़िया ही होना चाहिए और उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अमेंडमेंट क्लासेस सही चल रही हैं। डेली बेस पे देख रहे हो, वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना। नोट्स आपके पास हैं, जितनी नोटिंग करा रहा हूं उम्मीद करूंगा सारी नोटिंग आप साथ साथ करके चल रहे हो। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में। जब भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे ऑलमोस्ट आपके सेम इसी तरह के बनेंगे। तो मैं आपसे इतनी सी उम्मीद कर सकता हूं कि हर बच्चा सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी के साथ सारी अमेंडमेंट क्लास देख रहा है, उसके नोट्स बढ़िया तरीके से बना रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि जो अमेंडमेंट है उसको बढ़िया तरीके से करके चले। ठीक है जी। अच्छा, इधर सुना ध्यान से। अब आज हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास 4 आज हमें स्टार्ट करनी है और आज के अमेंडमेंट क्लास में आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। बच्चा कह रहा है क्यों सर, आपने तो कहा था कि एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक मुझे एक ही कवर करना था, बट जो आज हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं उसमें अमेंडमेंट ही इतनी छोटी सी है कि अगर मैं एक ही अमेंडमेंट कराऊंगा तो वो 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक लाइन ऐड की है। अब उस एक लाइन को समझाने के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि एक लेक्चर में क्यों लगाऊं। इसलिए आज के लेक्चर में हम 2 अमेंडमेंट कवर करेंगे। एक अमेंडमेंट तो आपकी रिटर्न के चैप्टर में जो आई है उसको हम कवर करेंगे, और एक अमेंडमेंट आपकी ई वे बिल के चैप्टर में ये उसको अमेंडमेंट हम कवर करेंगे। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ई वे बिल के अंदर जून के लिए अमेंडमेंट भी आई थी, आई होप आपने वो देख ली होंगी। रिटर्न के अंदर जून के लिए अमेंडमेंट भी आई थी, आई होप आपने वो देख ली होंगी। उस अमेंडमेंट को छोड़ के अब एडिशनल अमेंडमेंट जो आई हैं वो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इधर सुना ध्यान से। अब सबसे पहली जो अमेंडमेंट करवाने जा रहा हूं ना, उस अमेंडमेंट को हम करते हैं रिटर्न वाली, और रिटर्न के अमेंडमेंट के बाद फिर हम करेंगे ई वे बिल वाली, फिर आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर देंगे। अब अगर मैं रिटर्न के अमेंडमेंट की बात करता हूं, मेरे अकॉर्डिंग चांसेस इस अमेंडमेंट के एग्जाम में आने के 0/0% है। बच्चा कह रहा है छोड़ो फिर अमेंडमेंट करवा के रहे हो सर। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का भरोसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब उनके माइंड में आएगा कि पेपर मुश्किल बनाना है, ऐसा बनाना है कि बच्चे सोल्व भी ना कर पाए, उन्हें पता ही ना लगे क्वेश्चन बना कहां से है, उस टाइम में क्वेश्चन बना देंगे। चांसेस 0% है। प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं आना बनता, क्योंकि यहाँ पे जो अमेंडमेंट में करवाने जा रहा हूं ना वो नॉर्मली स्टेट वाइज है। और आप सब जानते हो हमारे एग्जाम जो होते हैं वो सेंट्रल वाइज होते हैं, कभी स्टेट वाइज नहीं होते। बट अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट बन सकती है। कब बन सकती है? अगर आपके एग्जाम में उसको लगेगा कि मुझे पेपर मुश्किल बनाना है, उस केस में अमेंडमेंट पूछ सकता है। अब ये अमेंडमेंट आई क्या, वो सुना ध्यान से। एक बात मैंने सोच के बोलना, सर याद करो, जीएसटी की जो रिटर्न होती है उसको फाइल करने की डेट क्या होती है? आप सब जानते हो, अगले महीने की 20 तारीख को हमारी जीएसटी की रिटर्न जाती है। एक तो जीएसटीआर 1 होती है, जीएसटीआर 2 होती है, जीएसटीआर 3 भी होती है। जीएसटीआर 1 आपकी 11 तारीख हमारी थी, जीएसटीआर 2 हमारी 15 तारीख थी, जीएसटीआर 3 भी या 3 अभी जो हमारी 3 भी है वो अगले महीने की 20 तारीख को जाती है। अब आप मुझे एक बार सोच के बताओ, अब जैसे गवर्नमेंट ने आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट एक्सटेंड की है अभी, वही सेम गवर्नमेंट ने क्या किया था, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट भी एक्सटेंड की थी, और वो हर स्टेट में ना अलग अलग एक्सटेंड की थी। अब गवर्नमेंट ने ये लिखा था, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि जिस पर्सन की भी टर्नओवर, मतलब जिस पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 20 तारीख को, वो तो फिक्स है। मतलब गवर्नमेंट ने एक टर्नओवर की लिमिट बता दी कि भैया अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी डेट 20 तारीख है, और जिस पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ तक होगी ना, तो उस केस में 2 डेट हम बोल रहे हैं, या तो 22 तारीख या वो 24 तारीख। अब ये 22 तारीख किसकी स्टेट में है, ये 24 तारीख किसकी स्टेट में है, वो हमें यहां पे ध्यान देना है। इधर देखो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अगर कोई नॉर्मल सप्लायर है, पहले मैं नॉर्मल सप्लायर की बात कर रहा हूं, मैं कॉम्पोजिट की बात नहीं कर रहा सर। कॉम्पोजिट की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात कर रहा हूं कि अगर किसी पर्सन ने कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ली, वो नॉर्मल स्कीम में कवर होता है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर मैं 31 दिसंबर 19 तक की बात करता हूं, डेट ध्यान देना जी, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेट के ऊपर बनेगा। अगर मैं 31 दिसंबर 19 तक की बात करता हूं, तो हर केस में, हर स्टेट में जितने भी केस हैं, जितनी भी स्टेट हैं, हर केस में अगले महीने की 20 तारीख थी, जो अभी तक आपने क्लास में पढ़ी थी। बट फिर गवर्नमेंट ने बोला जनवरी से लेके सितंबर 20, मतलब जनवरी से लेके सितंबर 20 के बीच में जितनी भी रिटर्न जाएंगी, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो हर स्टेट में जो होगा ना वो 20 तारीख ही होगा। इट मींस अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है, उसकी डेट जो होगी वो 20 तारीख की होगी। 20 तारीख तक उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बात खत्म। एक बच्चा कहता है सर मेरे फादर साहब जीएसटी में काम कर रहे हैं, उनकी टर्नओवर जो है ना वो 2 करोड़ है, उनकी टर्नओवर 1 करोड़ है, उनकी टर्नओवर 4 करोड़ है, तो क्या मेरे फादर को 20 तारीख को रिटर्न फाइल करनी है? अब आपके फादर को ये क्लोज पढ़ना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है,
रजिस्टर्ड पर्सन इन स्पेसिफाइड स्टेट और यूटी, अगर वो इस स्पेसिफाइड स्टेट में है तो उसकी डेट 22 तारीख हो जाएगी अगले महीने की, और अगर वो इसके अलावा किसी और स्टेट में होगा या यूटी में होगा उसकी डेट हो जाएगी 24 में। अब ये 22 और ये 24, ये दो डेट नई इंसर्ट हुई हैं। ये किन किन स्टेट में है देखो जी यहाँ पे। अब ये एक स्टार है, इस एक स्टार में कौन कौन सी स्टेट आ रही है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दियो, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन सब केस में 22 तारीख अगले महीने की डेट है। इसको छोड़ के जो भी स्टेट आपकी बची हैं उसमें कितनी है? 24 तारीख है। तो बट ध्यान रखना, तब ये डेट होंगी अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है। बच्चा कहता है सर अगर मान लो मैं इस स्टेट में रहता हूं और अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, फिर तो बात ही खत्म। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, कोई भी केस आपका है, तो आपकी डेट जो होगी वो 20 तारीख होगी। तो आपको ना ये ध्यान देना है बस, ये आपको स्टेट जो है एक बार जरूर रीड करनी है, कोशिश करना आपको याद हो जाए। वो मेरे को पता है कि आपको याद नहीं होंगी क्योंकि मुश्किल है बहुत याद करना, तभी मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के 0/0% चांस है। अगर अच्छा एग्जामिनर होगा, मतलब ये देखने वाला होगा कि भैया बच्चे का लेवल क्या है, अगर वो देखने वाला होगा तो इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। हाँ, उसका दिमाग ये होगा कि नहीं मुझे पेपर ही ऐसा बनाना है कि बच्चा देखते ही गलत कर जाए, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए, तब यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है ताकि मेरे बच्चे को समझ में आए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो कैसे बन सकता है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ पे। अच्छा, पहले तो ये बात हो गई नॉर्मल सप्लायर की। अब अगर कोई कॉम्पोजिट की बात करूंगा, कॉम्पोजिट तो आप सब जानते हो भैया। कॉम्पोजिट में रिटर्न कैसे फाइल होती है? रिटर्न क्वार्टरली, मुझसे डांट मत खा लेना। रिटर्न कॉम्पोजिट में क्वार्टरली फाइल होती है या एनुअली फाइल होती है? एनुअली। मैंने पहले भी कहा था, पहले रिटर्न फाइल होती थी क्वार्टरली, अब रिटर्न फाइल होती है एनुअली। बट हाँ, कॉम्पोजिट स्कीम वाले में जो पेमेंट जाती है ना, वो पेमेंट क्वार्टरली जाती है। पेमेंट आज भी क्वार्टरली जाती है, बट जो कॉम्पोजिट वाले रिटर्न फाइल करते हैं वो कैसे फाइल करते हैं? एनुअली बेस पे फाइल करते हैं। और डेट आप सब जानते हो, याद करो, जीएसटीआर 4 जो होती है कॉम्पोजिट की, अब वो 30 अप्रैल को जाती है। और जो पेमेंट जाती है जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म नंबर जो होता है, वो कब जाता है? क्वार्टरली बेस पे जाता है। और उसकी डेट क्या होती है? 18th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। यहां पे एक बार चेक करो, देखो अगर मैं कॉम्पोजिट सप्लायर हूं, मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है, क्वार्टरली करनी पड़ेगी। उसका फॉर्म नंबर क्या है? जीएसटी सीएमपी 08। ये आपको ध्यान देना, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले भी थी आज भी है। अमेंडमेंट जो आई है वो सिर्फ इन केस में आई है। बट मैंने कॉम्पोजिट का भी साथ में क्यों लिख दिया? क्योंकि कुछ बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि कॉम्पोजिट वाले केस में रिटर्न क्वार्टरली से एनुअली हो चुकी है। कई बच्चे क्वार्टरली क्वार्टरली बोल रहे हैं, वो क्वार्टरली पेमेंट है। रिटर्न की बात करूंगा वो एनुअली है। रिटर्न का फॉर्म अलग है, पेमेंट का फॉर्म अलग है। अगर मैं कॉम्पोजिट वाला हूं, मुझे पेमेंट करनी है, फॉर्म नंबर है जीएसटी सीएमपी 08। और अगर मैं कॉम्पोजिट वाला हूं, मुझे रिटर्न फाइल करनी है, तो एनुअली फाइल करूंगा, उस केस में फॉर्म होता है जीएसटीआर 4। देखो यहाँ पे, उस केस में आपको जीएसटीआर 4 फाइल करनी है। इसकी 30 अप्रैल है और इसकी 18th ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे क्वार्टर आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वार्टर आएगा और यहाँ पे आएगा सब्सिक्वेंट ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूं, देखो जी। अब अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूं, दिल्ली में हूं, टर्नओवर 7 करोड़ है, टर्नओवर 7 करोड़ है, तो भैया सिंपल सी बात है, मंथली रिटर्न फाइल करनी है, 20 तारीख को फाइल करनी है। अगर मैं जेएनके के अंदर हूं, ध्यान रखना, जेएनके देखो आपका यहां पर है। अगर मैं जेएनके की बात करता हूं, देखो जम्मू एंड कश्मीर यहां पर है, यहां पे क्या है? डबल स्टार, और यहां पर भी क्या है? डबल स्टार। उसकी क्या तारीख है? 24 तारीख है ना। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? जेएनके में टर्नओवर 6 करोड़ है, और अगर टर्नओवर 6 करोड़ है तो टर्नओवर 6 करोड़ से ऊपर, मतलब 5 करोड़ से ऊपर जाते ही डेट मेरी क्या रहेगी? 20 तारीख रहेगी, चाहे वो स्पेसिफाइड स्टेट क्यों ना हो। तो आपके एग्जाम में ये कंफ्यूज कर सकते हैं। अब बच्चा क्या बोलेगा? यार जेएनके था, सर ने कहा था कि उस केस में तो 24 तारीख होगी, तो 24 तारीख वो करके आएगा, बट वो ये चेक नहीं करेगा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। हाँ, अगर जेएनके होता और टर्नओवर 5 करोड़ तक होती, फिर मैं बोल देता 24 तारीख। तो जेएनके है, 6 करोड़ है, तो मंथली जाएगी, 20 तारीख को जाएगी। आगे यूपी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, देखो ये उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये रहा उत्तर प्रदेश, ये डबल स्टार में कवर है। इनकी डेट क्या बन गई? 24। बट वो कब? अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है। यहाँ पे देखो यूपी है, टर्नओवर 4 करोड़ है, इसकी बन जाएगी 24 तारीख। और जो आपका गोवा है, गोवा आपका 1 साल ऊपर में कवर है, मतलब 22 तारीख में कवर है, वो भी कब? अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक होगी। यहाँ पे टर्नओवर कितनी है? 3 करोड़, इसकी रिटर्न की डेट हो जाएगी 22 तारीख। और अगर मैं कॉम्पोजिट वालों की बात करूंगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में है, तो भैया रिटर्न जाती है एनुअली और डेट होती है 30 तारीख। उसमें कोई बात ही नहीं है 20, 22 और 24 की। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस अमेंडमेंट में से बन सकता है। मैंने कोशिश की है क्वेश्चन बनाने की, ताकि आपको ये पता हो कि अगर सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने इस अमेंडमेंट का तो कैसे बनेगा। चांसेस 0% है, चाहे वो बच्चा सीए वाला हो, सीएस वाला हो, सीएमए वाला, कोई भी हो, चांसेस 0/0% है।
ठीक है ना। बट अगर एग्जामिनर का मूड कर गया और आप ये बोलो कि सर हमें तो पता ही नहीं था, आपने मना किया था अमेंडमेंट मत करके जाना, बट अमेंडमेंट तो आ गई है, इसलिए मैंने पूरी अमेंडमेंट भी समझा दी है, उसका क्वेश्चन भी दिखा दिया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन बस इतना ध्यान से करना कि पहले टर्नओवर चेक करना, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है फिर स्टेट चेक ही मत करना, हर केस में 20 तारीख होगी। अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है फिर आपको स्टेट चेक करनी पड़ेगी, वो स्टेट कौन सी है। अब अगर 1 स्टार वाली स्टेट है तो आपको ये वाली सारी स्टेट देखनी पड़ेंगी, ये वाली। ठीक है, इसमें आपकी 22 तारीख चलेगी। और अगर डबल स्टार वाली है ये वाली स्टेट है, इसमें आपकी 24 तारीख चलेगी। तो ये स्टेट आपको याद तभी होंगी अगर आप डेली बेस पे इसको पढ़ोगे। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, ये आपकी अलग अलग स्टेट मैंने लिखी है ग्रीन कलर में, इसको आप उतार लेना, चाहे रूम पे चिपका लेना, कोशिश करना डेली आपको याद हो जाए। हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो आपको मेरे ख्याल से देखते ही पता लग जाएगा कि ये स्टेट आपने कहां पढ़ी थी। ठीक है, 2 ही डेट है, 22 तारीख या 24 तारीख। 20 तारीख तब होगी अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है उस केस में 2 डेट और आएंगी, 22 तारीख या 24 तारीख। ठीक है जी। ये तो है कि भैया रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट में चेंज आया है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी एनुअल रिटर्न जाती है, आप सोच के बोला एनुअल रिटर्न कब जाती है, याद आ रहा है कुछ? एनुअल रिटर्न कब जाती है? एनुअल रिटर्न जाती है अगले साल की 31 दिसंबर या उससे पहले। याद करो फॉर्म नंबर क्या होता है, जीएसटीआर 9 नॉर्मल केस में, और कॉम्पोजिट वाले केस में जीएसटीआर 9 कैपिटल है। अब मुझे नहीं पता आपको ध्यान आ रहा नहीं आ रहा। अगर मैं नॉर्मल की बात करूंगा 9 है, कॉम्पोजिट वालों की बात करूंगा 9A है। याद आ रहा है कुछ? और कब जाती है? अगले साल की 31 दिसंबर या उससे पहले। अब आप सब जानते हो एनुअल रिटर्न की डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने बस वहां पर यही अमेंडमेंट की है कि भैया अगर कमिश्नर को लगता है कि जेन्युइन रीजन है, अगर कमिश्नर को लगता है सफिशिएंट रीजन है, तो उस केस में कमिश्नर नोटिफिकेशन निकालकर इस रिटर्न की डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है। और आप सब जानते हो एक्सटेंड हो ही रही है। तो पहले क्या था, पहले बात लॉ में नहीं लिखी हुई थी, अब ये बात लॉ में लिख दी है, तो इसको मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं ये बोलूंगा कि जो पहले एक चीज हम पढ़ते थे उसको लॉ में अब फ्रेम कर दिया कि भैया अब एक्सटेंशन जो है पॉसिबल है, एज पर लॉ पॉसिबल है। ठीक है जी। तो ये कोई एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट आप ये बोल सकते हो कि भैया एनुअल रिटर्न की डेट भी एक्सटेंड हो सकती है। जो आपका सेक्शन नंबर एनुअल रिटर्न का सेक्शन नंबर 44, उसमें एक प्रोविजो ऐड कर दी है कि भैया इस डेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो कौन एक्सटेंड करेगा? कमिश्नर एक्सटेंड करेगा। ठीक है जी, ये आपकी अमेंडमेंट आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस एक अमेंडमेंट रिटर्न के अंदर मेन है जी। रिटर्न के अंदर मेन अमेंडमेंट कौन सी है कि फाइल करने की डेट 20 तारीख की रहेगी, और 20 तारीख पहले भी थी, आज भी 20 तारीख है, बट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो। अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो डेट आपकी चेंज हो सकती है, पर वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हो, और अगर जो स्टेट होगी उसके बेस पे ही आपकी ड्यू डेट डिसाइड की जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर था रिटर्न का। बाकी जो आपने पहले पढ़ा वो ही सेम है पूरे रिटर्न के चैप्टर में, और कहीं पर कोई अमेंडमेंट नहीं आई। जो रेलिवेंट अमेंडमेंट थी सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी। लो जी, अब जो अमेंडमेंट आई है, अब जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है ई वे बिल के चैप्टर में, आपका टॉपिक नंबर 8। ई वे बिल में भी एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, और ई वे बिल में एक अमेंडमेंट आई थी, याद करो, याद आ रहा है? मल्टी मॉडल कार्गो विद शिप, उसमें 20 किलोमीटर काउंट करते थे, आपको ध्यान आ रहा हो? वो अमेंडमेंट जून के लिए एप्लीकेबल थी। अब कौन सी अमेंडमेंट आई है? अब गवर्नमेंट ने कुछ लोगों पर ई वे बिल जनरेट करने में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, सुनो जी, अगर इनमें से आपने कोई भी सिंगल डिफॉल्ट भी कर दिया ना, तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। वैसे ई वे बिल जनरेट करने की लिमिट क्या होती है कि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो, वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, उस केस में ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है, सुनो जी, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई पर्सन है, चाहे वो कंसाइनर है, कंसाइनी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, हम सबकी बात लेके चल रहे हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी सिंगल डिफॉल्ट किसी ने किया ना, ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। उसकी ई वे बिल की वेबसाइट ही हम ब्लॉक कर देंगे, उसका ई वे बिल हम जनरेट होने ही नहीं देंगे अगर इन तीनों में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया। बच्चा कहता है मजे आ गए, ओए होए होए, ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, तो हम तो ये तो चाहते हैं। नालायक, अगर ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, आपकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी है, तो इट मींस, ध्यान रखना, गवर्नमेंट को यह पता लग गया कि पहली बात आपने कोई डिफॉल्ट किया, दूसरी बात जो आपने डिफॉल्ट किए उसकी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, और तीसरी बात जो आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आपने बिना ई वे बिल के कर दिया फिर आपको दिक्कत आएगी। तो गवर्नमेंट ने एक तरह का ई वे बिल के अंदर ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट ऐड किया है कि भैया इस केस में, याद करो फॉर्म नंबर EWB01 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर ए में पूरी डिटेल जाती है ना, गवर्नमेंट ने वही भरने से मना कर दिया कि तुम्हें अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने इन तीनों में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया है, हम तुम्हें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि तुम ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे।
बच्चा कह रहा है सर वो डिफॉल्ट फिर कौन से हैं? सबसे पहला अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम वाला है, अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम वाला है और वो लगातार लगातार 2 क्वार्टर की स्टेटमेंट फाइल नहीं करता। स्टेटमेंट कौन सी? याद करो, क्वार्टरली पेमेंट जाती है, जीएसटी सीएमपी 08 जाती है। अगर उसने 2 क्वार्टर लगातार वो फाइल नहीं की तो वो पर्सन ई वे बिल से बाहर हो जाएगा। ई वे बिल का बाहर का मतलब क्या है? वो जनरेट नहीं कर पाएगा, उसका ब्लॉक लग जाएगा, उसकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी ई वे बिल की। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, पहले तो वही नोट विद स्टैंडिंग, कुछ भी लिखा हो, कोई भी पर्सन, चाहे वो कंसाइनर हो, कंसाइनी हो, ट्रांसपोर्टर हो, ईसी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, शेल बी अलाउड फर्निश टू इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। कब? अगर वो पर्सन टैक्स पे करे अंडर सेक्शन 10 या अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 219, जो सेक्शन 10 में मर्ज हो चुकी है सर्विस वाली, हैज नॉट फर्निश द स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 फॉर द 2 consecutive क्वार्टर। 2 consecutive मतलब लगातार 2 क्वार्टर अगर उसने स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो ई वे बिल वो जनरेट नहीं कर पाएगा, बात खत्म। फिर दूसरी यहां पे है बीइंग ए पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, मतलब कॉम्पोजिट वाला नहीं है, हैज नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर ए कॉन्सिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 months। इट मीन अगर वो लगातार 2 महीने रिटर्न फाइल नहीं करता, रिटर्न कौन सी? जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B की बात चल रही है सर, तो जीएसटीआर 3B अगर लगातार 2 महीने वो फाइल नहीं करेगा, ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, ई वे बिल वो फिल नहीं कर पाएगा, ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जेन्युइन रीजन है, आप एप्लीकेशन डालते हो, आपका राइटिंग में आप देते हो, तो उस केस में आपको हम ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और तीसरा जो क्लोज ऐड किया है, बीइंग ए पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, मतलब कॉम्पोजिट वाला नहीं है, हैज नॉट फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी 2 month और क्वार्टर एज द केस में भी। अब आपने बोल देना आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? जीएसटीआर 1। तो भैया जीएसटीआर 1 फाइल करना भी कंपलसरी कर दिया ई वे बिल के लिए। और ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट है। जो बच्चे ऑफिस में जाते हैं, जो बच्चे टैक्सेशन में काम करते हैं, जो बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स में काम करते हैं, उनको पता होगा इस अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या है। अब सामने क्यूट क्यूट से बच्चे बैठे हैं, बेचारे सो ही गए, उनको लग रहा है कि आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे। उनको लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। आपको ये बातें तब पता लगेंगी जब प्रैक्टिकली आप ई वे बिल जनरेट करोगे, प्रैक्टिकली टैक्सेशन में काम करोगे, आपको टैक्स की दुनिया अलग ही देखने को मिलेगी। तो अभी आपको लग रहा है ना कि बस ये पढ़नी पड़ रही है, रटनी पड़ रही है। ठीक है जी। एक्चुअल में जब लोग ऑफिस जाते हैं तभी मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और अच्छी जगह से जरूरी है। अच्छी जगह से ट्रेनिंग करोगे, आपकी पैकेज में कम से कम भी 4 से 5 लाख का फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, क्यों? आपको काम आता होगा। जो लोग डमी सीट लेने की सोचते हैं, या अच्छी फॉर्म से ट्रेनिंग नहीं करते, या नॉलेज उनको वहां से नहीं मिलती, तो सिंपल सी बात है पैकेज कम ही लगता है फिर। तो ये जो लोग प्रैक्टिकली टैक्सेशन में काम कर रहे हैं उन्हें पता है ये जो अमेंडमेंट आई है ना, ये जो अमेंडमेंट अभी इन्होंने ऐड की है, ये बहुत खतरनाक अमेंडमेंट है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जीएसटीआर 1 फाइल करना कंपलसरी है। और अगर तुमने 2 महीने लगातार जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की, कुछ केस में जीएसटीआर 1 क्वार्टरली जाता है, तो 2 क्वार्टर अगर तुमने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की, तुम ई बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। बच्चा कहता है हमें तो ये बताओ क्रक्स क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम है सर दिसंबर में, और आप ऐसी बातें मत करो, हमें क्रक्स बता दो। क्रक्स मेरे लाल ये निकल के आ रहा है, पहला सेक्शन 10 में कवर हो, आपने 2 स्टेटमेंट फाइल नहीं 2 क्वार्टर की लगातार, क्योंकि रिटर्न तो एनुअली जाती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है, वो आपने लगातार 2 क्वार्टर फाइल नहीं की, आप ई बिल जनरेट नहीं कर सकते। आप नॉर्मल पर्सन कॉम्पोजिट वाले नहीं हो, आपने रिटर्न फाइल नहीं की लगातार 2 महीने, आप ई बिल जनरेट नहीं कर सकते। आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की 2 महीने लगातार या 2 क्वार्टर लगातार, आप ई बिल जनरेट नहीं कर सकते। इन तीनों में से आप कोई भी डिफॉल्ट कर देते हो, किसी भी केस में फेलियर कर देते हो, तो आप ई बिल जनरेट नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान देना। तो बस ये अमेंडमेंट आई है आपकी ई बिल के चैप्टर में। ये अमेंडमेंट सभी के लिए एप्लीकेबल है जी। ठीक है जी। कोई भी बच्चे हों, चाहे वो न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस कोई भी हो, अमेंडमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है। एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आज हमने 2 अमेंडमेंट की है, रिटर्न और ई बिल की। सबसे पहले अमेंडमेंट रिटर्न में की, जीएसटीआर 1 11 तारीख जाती है, जीएसटीआर 2 15 है, जीएसटीआर 3 भी जाती है 20 तारीख। तो गवर्नमेंट ने 20 तारीख को एक्सटेंड कर दिया था, बट वो सबके लिए नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोल दिया जिसके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनकी तो 20 तारीख है। 5 करोड़ तक वालों के लिए अलग अलग स्टेट नोटिफाइड कर दी है। कुछ स्टेट में 22 तारीख है, कुछ स्टेट में 24 तारीख है। तो 22 तारीख की स्टेट में वो स्टेट अलग डिफाइन कर दी है, 24 तारीख की स्टेट में वो अलग डिफाइन कर दी है।
ठीक है जी। और अगर कॉम्पोजिट वाले हो तो रिटर्न तुम्हारी एनुअली जाएगी, पेमेंट तुम्हें करनी है क्वार्टरली, रिटर्न जाएगी जीएसटीआर 4 में, पेमेंट तुम्हें करनी होती है जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म नंबर में, और पेमेंट की डेट होती है अगले क्वार्टर की 18 तारीख, और रिटर्न की डेट होती है साल जब खत्म होगा 30 अप्रैल तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन किया रिटर्न की अमेंडमेंट का, उम्मीद करूंगा वो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, उतार लिया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर अगला हमने टॉपिक स्टार्ट किया ई वे बिल का। नहीं, ई वे बिल से पहले एनुअल रिटर्न की डेट होती है अगले साल के 31 दिसंबर या उससे पहले। उसकी भी एक्सटेंशन पॉसिबल पहले भी थी, आज भी है। अब गवर्नमेंट ने लॉ में एक प्रोविजो ऐड कर दी कि जो डेट है उसको कमिश्नर एक्सटेंड भी कर सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू। फिर ई वे बिल में गवर्नमेंट ने बोला जी, ई वे बिल की सारी कहानी आपने क्लासेस के अंदर पहले पढ़ी है, कब जनरेट होता है, किस केस में नहीं होता, ठीक है जी, जो वर्कर वाले केस में क्या होता है, फॉर्म नंबर क्या क्या होते हैं, वैलिडिटी कितनी होती है, वो सारी बातें आपने पढ़ी। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया इन 3 में से अगर तुमने एक भी फेलियर कर दिया, तुमको ई वे बिल हम जनरेट नहीं करने देंगे, तुम्हारी वेबसाइट पर ई वे बिल जनरेट हो नहीं पाएगा। सबसे पहला डिफॉल्ट, अगर तुम कॉम्पोजिट स्कीम वाले हो और क्वार्टरली स्टेटमेंट जो कॉम्पोजिट स्कीम में जाती है, लगातार 2 क्वार्टर तुमने वो स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तुम ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। फिर दूसरा, अगर तुम कॉम्पोजिट वाले नॉर्मल हो, तुम रिटर्न फाइल करते हो जीएसटीआर 3 भी अगले महीने की 20 तारीख, लगातार 2 रिटर्न तुमने फाइल नहीं की, तुम ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। और तीसरा, रिटर्न तुमने फाइल की है बट जीएसटीआर 1 जो आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट है, लगातार 2 महीने, या अगर तुम्हें क्वार्टरली फाइल करनी है, लगातार 2 क्वार्टर अगर तुमने फाइल नहीं की, तुम ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ब्लॉकेज लगा दी है ई वे बिल की जनरेशन में। तो आपका यहां पे सामने आ गया जी। तो ये 2 अमेंडमेंट है आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल, एक तो रिटर्न की है और एक ई वे बिल की है, ठीक है। बाकी अमेंडमेंट फिर अगर नेक्स्ट ट्यूसडे को जो मैं करूंगा, ट्यूसडे को, उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, पेमेंट अंडर जीएसटी। अब देखो हमारी अमेंडमेंट पेमेंट की बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और एक कॉम्पोजिट स्कीम, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट आई है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो बनेगा ही बनेगा। बाकी छोटे मोटे टॉपिक और हैं, ठीक है, आपके पास नोट्स हैं ही हैं, आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, कौन कौन सी पेंडिंग है। जिन बच्चों ने पहले सेल्फ करने की कोशिश की है, उन्हें लग रहा है उन्हें समझ में आ गई हैं, फिर भी वो एक बार जरूर क्लास देख ले, क्योंकि क्लास से मुझे ऐसा लगता है कि और क्लैरिटी मिलती है, ठीक है जी। तो 4 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 4 क्लास में 5 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करूंगा इन 5 टॉपिक में जो अमेंडमेंट छोटी मोटी आई हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये भी उम्मीद करूंगा ये 5 टॉपिक अब आपके रिवाइज हो जाएंगे ट्यूसडे से पहले। इन 5 के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कहीं पर भी डाउट आ रहा है, जब मेरे नेक्स्ट वीक में डाउट सेशन होंगे तो उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास आपके पास है, क्लासेस आप घर में देख रहे हो, अमेंडमेंट आपने कर ली, ठीक है। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में कराऊंगा पेमेंट ऑफ जीएसटी की, एक बार नोट्स चेक कर लेना, मेरे ख्याल से टॉपिक नंबर 4 या 5 होगा पेमेंट ऑफ जीएसटी का, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले वो रिवीजन करके आना, फिर अमेंडमेंट वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, लव यू सो मच, बाय बाय।